नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और आप मुझे देख रहे हैं एचआर नॉलेज लेगून्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस कहानी में उस फरीद खां की बात करेंगे जो फरीद खां जब 1472 में पैदा हुआ तो इसको कोई पहचानता तक नहीं था, लेकिन जब यह 68 साल की उम्र में 1540 पर दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो इसको पहचाना जाता है और वो नाम होता है शेर शाह सुल्तान आदिल। ये वही फरीद खां है जिसने बिना हथियारों के एक शेर को मार डाला। ये वही फरीद खां है जिसने अपराजेय समझे जाने वाले मुगलों को धूल चटा दी। ये वही फरीद खां है जिसने सबसे पहले रुपया चलाया। ये वही फरीद खां है जिसने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया और न जाने ऐसे कितने काम किए कि यह भारत में अपनी सिर्फ और सिर्फ 5 साल शासन करने के बावजूद ऐसी अमिट छाप छोड़ गया भारत के अंदर जो भुलाए नहीं भूलती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से एक छोटे से घर से निकला हुआ बालक फरीद खां मुगलों को हरा करके दिल्ली की गद्दी प्राप्त करता है और नाम पड़ता है शेर शाह सुल्तान आदिल और दिल्ली में स्थापना करता है सूरवंश की। तो आइए समझते हैं हुआ क्या था। देखिए, सूरवंश की अगर हम बात करें सूरवंश की, तो सूरवंश आप देखेंगे इसका शासनकाल आप याद कर लीजिए सबसे पहले कि 1540 से 1555 तक हुआ। अब देखिए ये सूरवंश स्थापित कैसे होता है। ये देखिए, तो प्रारंभिक नाम जो था इस सूरवंश को स्थापित करने जिसने स्थापित किया था उसका नाम था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ठीक। इस शेर शाह सूरी का जो प्रारंभिक नाम था वो नाम था फरीद खां और फरीद खां का जन्म हुआ 1472 में। 1472 में ये पैदा हुआ और इसके पिता थे हसन खां सूर जो जागीरदार थे सहसराम और खवासपुर के। सहसराम और खवासपुर दो जागीरें थी इधर बिहार, ये दक्षिणी बिहार का इलाका है और दक्षिणी बिहार के इलाके में ही क्या थी, सहसराम और खवासपुर नाम की दो जागीरें थी। जागीर का मतलब एक तरह से समझिए राजा के अंडर में राजा काम करते थे। राजा नहीं कह सकते उसको, एक तरह से कह सकते हैं कि क्या जमींदार टाइप की, तो उसी तरह जागीरें प्राप्त होती थी। छोटा सा एरिया लेकर के उस पर शासन प्रशासन देखते थे और इनका सारा एक यूनिट की तरह काम करते थे। तो इसके जो पिता थे, ये फरीद खां के जो पिता थे, इनका नाम था हसन खां सूर और ये सहसराम और खवासपुर की जागीरें इनके पास थी। अब होता क्या है कि इसका जो बेटा होता है ना फरीद खां, ये बचपन से ही बड़ा होनहार होता है और होनहार के साथ साथ बड़ा बलशाली होता है और इसके अंदर बड़ा जज्बा होता है। तो इसका पिता इससे बोलता है कि तुम एक काम करो, मेरी जागीर तुम जरा संभाल के दिखाओ। तो ये सहसराम और खवासपुर की जागीरें इसका पिता किसको दे देता है, अपने बेटे फरीद खां को दे देता है। और फरीद खां जब जागीरें पाता है तो बहुत अच्छे से इन जागीरों पर प्रशासन चलाता है। ये जागीरें किधर थी, बिहार के इलाके में थी। तो इन जागीरों पर बहुत अच्छे से ये फरीद खां शासन चलाता है। तो इसका पिता उस पद से खुद संन्यास ले लेता है और कहता है अब से तुम यही चलाओ, जागीरें तुम ही चलाओ। लेकिन फरीद खां के दिमाग में कुछ बड़ा सपना पल रहा होता है। कुछ दिन तो जागीर चलाता है, लेकिन उसके बाद क्या करता है, फरीद खां वहाँ से निकल जाता है और निकल करके पहुँचता है आगरा में और दौलत खां की सेवा में लग जाता है। ये दौलत खां, उस समय दौलत खां कौन था, ये राजघराने से, दिल्ली के राजघराने से संबंध रखता था। उस समय दिल्ली पर शासन हुआ करता था इब्राहिम लोदी का। अभी बाबर का भारत में प्रवेश नहीं हुआ था, इस चीज़ को समझो। दौलत खां की सेवा में लग जाता है आगरा में और वहाँ जाकर के वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है और देखता है कि राजघराने में क्या क्या होता है। उसके बाद इसका मन दौलत खां के यहाँ भी बहुत देर तक नहीं लगता है और यह 1522 में भाग करके आ जाता है बहार खां लोहानी के पास। बहार खां लोहानी उस समय बिहार के क्षेत्र में शासक हुआ करता था और यह फरीद खां भाग करके कहाँ आ जाता है, बहार खां लोहानी के पास आ जाता है, ठीक। और बहार खां लोहानी के पास ही रहने लगता है, उसके साथ तमाम क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। और उसके बाद आप ये समझिए, उसके बाद ये समझिए कि एक दिन ऐसा आता है जब वहाँ पे बहार खां लोहानी के पास कुछ इस तरह के, अब उसका कोई एग्जैक्ट तथ्य नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन इतना ज़रूर हुआ था कि फरीद खां ने एक शेर को मार डाला। और कई लोग तो इतना तक कहते हैं कि वह बिना हथियारों के ही, बिना किसी हथियार का प्रयोग करे हुए शेर से भिड़ जाता है और शेर को मार डालता है ये फरीद खां। और जब फरीद खां शेर को मार डालता है तो उस दिन बहार खां लोहानी बड़ा खुश होता है। बहार खां लोहानी बहुत खुश होता है और खुश होकर के कहता है कि बेटा फरीद, आज से तुम्हारा नाम फरीद नहीं रहेगा,
आज से तुम्हारा नाम क्या हो गया, शेर खां हो गया। तो आप कहेंगे फरीद खां जो 1472 में पैदा हुआ था उसका नाम शेर खां कब हो गया, तो आप कहेंगे उसी का नाम 1522 में शेर खां पड़ गया जब उसने एक शेर को बिना हथियारों का प्रयोग किए ही मार डाला। कई जगह ये होता है तलवार से मार डाला, कई लोग कहते हैं बिना हथियारों के मार डाला। अब मार डाला इतना है तय है कि मार डाला, ठीक, कैसे मार डाला, गाना भी याद आ गया आपको, मार डाला। अब देखिए बहार खां लोहानी फरीद खां को क्या कहता है कि आज से तेरा नाम रहेगा बेटा शेर खां, अब फरीद नाम तू भूल जा। तो अब समझिए कि उसका नाम क्या पड़ गया, शेर खां पड़ गया। अब शेर खां क्या करता है, शेर खां को फिर बहार खां लोहानी अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर देता है। बहार खां लोहानी का एक बेटा होता है, उसका नाम था जलाल खां, और जलाल खां का बॉडीगार्ड नियुक्त कर देता है किसको, शेर खां को। बोलता है शेर खां तू बहुत बहादुर लड़का है और तू आज से मेरे बेटे की सुरक्षा करेगा, तू मेरे बेटे की रक्षा करेगा। जलाल खां के यहाँ बॉडीगार्ड रहते हुए शेर खां बहुत सारी चीज़ें देखता है और सीखता है, और अंत में जब 1528 में बाबर किससे युद्ध लड़ रहा होता है, 1528 में बाबर युद्ध लड़ रहा था मेदिनी राय से। देखो 1522 में तो क्या होता है, इसका नाम शेर खां पड़ जाता है। बाबर भारत में कब प्रवेश करता है, 1526 में प्रवेश करता है, और 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ता है। 1527 में बाबर खानवा का युद्ध लड़ता है, और 1528 में जब बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था, बाबर 1528 में जब चंदेरी का युद्ध लड़ रहा था और चंदेरी के युद्ध में बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी यह शेर खां ज्वाइन कर लेता है बाबर की सेना। अब शेर खां वहाँ से हट करके कहाँ आ गया, बाबर की सेना को ज्वाइन कर लिया, और शेर खां इस बार बाबर की तरफ से लड़ाई लड़ता है। बाबर की तरफ से लड़ाई लड़ता है, बाबर भी इसके रण कौशल को देख करके हतप्रभ रह जाता है और कहता है वाह बेटा वाह, तुम बड़े अच्छे हो। शेर खां से कहता है कि तुम बड़े होनहार लड़के हो, बहुत आगे तक जाओगे। और बाबर कहते हुए ये बात नहीं रहती है बाबर को पता कि एक दिन इतना आगे जाएगा कि बाबर के ही बेटे को हराएगा और हरा करके दिल्ली का राजा बनेगा। ये शेर खां लड़ता तो है बाबर की तरफ से 1528 में मेदिनी राय के खिलाफ, लेकिन वही बाबर, देखो शेर खां की चालाकी, वही बाबर जब 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ रहा था, किससे, अफगानों से लड़ रहा था, तो अफगानों से, ये शेर खां भी अफगान था, तो जब बाबर अफगानों से लड़ाई लड़ने गया तो तुरंत शेर खां ने पाला बदल लिया और बाबर का साथ छोड़ करके किसके साथ चला गया, अफगानों के साथ चला गया शेर खां। और न सिर्फ अफगानों के साथ गया, बल्कि जब अफगानों की सेना में शेर खां भर्ती हो गया तब वहाँ से बाबर को पत्र लिखा कि बाबर जी, मैं आपकी सेना छोड़ करके अफगानों के साथ चला तो आया हूँ इन अफगानों के साथ, लेकिन मैं निष्क्रिय रहूँगा, युद्ध में लड़ूंगा नहीं। बाबर कहता अरे बाप रे बाप, एक बार मेरी सेना में शामिल हुआ, दूसरी बार मैं जब युद्ध लड़ जा रहा हूँ तो अफगानों में शामिल हो गया, और अफगानों में शामिल होने के बाद मुझे पत्र लिख रहा है कि मैं निष्क्रिय रहूँगा युद्ध में। ये लड़का दिमाग से बहुत शातिर है। बाबर बहुत दूरदर्शी आदमी होता है, और बाबर इस फरीद खां को पहचान जाता है और कहता है कि ये लड़का जरूर एक न एक दिन मेरे साम्राज्य के लिए खतरा बनेगा। इसीलिए बाबर बार बार हुमायूं को ये समझाता रहा, अपने बेटे हुमायूं को बार बार बाबर ये समझाता रहा कि बेटा कुछ भी करना हुमायूं मेरे मरने के बाद, लेकिन एक आदमी से सतर्क रहना, उसका नाम है शेर खां, और वो शेर खां कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। एक आदमी से तुम सतर्क रहना। बाबर जब ये पत्र पाता है, बाबर कहता है बताओ यार कि ये एक लड़का है जो मेरी सेना में पहले भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद फिर मेरा पाला बदल लिया, फिर उस युद्ध में कह रहा है कि मैं निष्क्रिय रहूँगा, ये बड़ा खतरनाक लड़का है। इसीलिए बार बार बाबर किसको समझाता है, हुमायूं को, कि बेटा हुमायूं, जब भी तुम्हारे लिए कोई खतरा बनेगा ना तो वो शेर खां बनेगा, और कोई खतरा बन नहीं सकता है। तो हुमायूं तो अफीम खा के मस्त होने वाला आदमी रहता है, कहता है ठीक है पापा, देख लेंगे, शेर खां को भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहा था, ठीक। अब देखो जरा सा ध्यान से इस बात को कि शेर खां जैसे तैसे, उसकी कहानी में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कैसे, शेर खां क्या करता है, बिहार की गद्दी को प्राप्त कर लेता है आगे चलकर, और बिहार का शासक कौन बन जाता है, शेर खां।
ठीक, शेर खां। और चुनार के दुर्ग पर शेर खां का पूरी तरह से कब्जा होता है। जरा देखते हैं, अच्छा आओ देख ही लेते हैं कि किस तरह से चुनार के दुर्ग पर शेर खां कब्जा करता है। और इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इस तरह अपने शेर खां अपने आप को शासक बनने के लिए, अपने आप की शक्ति बढ़ाने के लिए तमाम विधवाओं से शादी करता है, बहुत सारी विधवाओं से कम हमें लगता है 3 से 4 विधवाओं से शादी करता है। आप ये सोच रहे होंगे विधवा से शादी करने से साम्राज्य कैसे बढ़ेगा, तो आओ देखते हैं कैसे विधवा से शादी करके साम्राज्य बढ़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको मिटा करके लिख देता हूँ पहले कि किसके किसके साथ शेर खां शादी किया। तो देखो, शेर खां अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए और अपना धन दौलत बढ़ाने के लिए विधवाओं से शादी करना शुरू करता है। इसके लिए वह चुनता है अमीर विधवाओं को कि कौन, वो देखता खोजता रहता है कि कहाँ कौन सी विधवा है जो बहुत अमीर है, उसी से चल करके शादी कर लूँ और शादी करके सारी संपत्ति उससे ले लूँ। देखो कितना चालाक था शेरशाह। बोला कि फर्स्ट हैंड नहीं चाहिए, सेकेंड हैंड से काम चलाना है। सेकेंड हैंड से काम क्यों चलाना है? क्योंकि सेकेंड हैंड में पैसा कम लगेगा और सेकेंड हैंड वाले की डिग्गी में पैसा बहुत रखा रहेगा, तो वहाँ से उठा करके ले आऊँगा। तो सबसे पहला शादी ये करता है लाड़ मालिका से। और लाड़ मालिका का पति जो होता है ना, लाड़ मालिका का पति वो कमानदार होता है चुनार के दुर्ग का। यहाँ बिहार में चुनार का दुर्ग था, इसी चुनार के दुर्ग का कमानदार होता है और उस कमानदार के पास पैसे बहुत होते हैं। और जब वह कमानदार मर जाता है तो तुरंत जाकर के प्रपोज कर देता है शेरशाह नहीं, शेर खां अभी नाम है उसका। शेर खां जाकर के प्रपोज कर देता है लाड़ मालिका को और लाड़ मालिका राजी हो जाती है और अपना सारा खजाना किसको दे देती है? शेर खां को दे देती है। दूसरी शादी करता है गाजीपुर में। गाजीपुर में नसीर खां नुहानी की विधवा। नसीर खां नुहानी की विधवा के पास भी बहुत ज़्यादा धन था और उस धन को एक संरक्षण की आवश्यकता थी। और ये जो उनकी विधवा थी, इनको, ये जो विधवा तो हो ही चुकी थी, इनको एक पति की ज़रूरत भी थी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी शेर खां से विवाह कर लिया। तो शेर खां से विवाह कर लिया। तो शेर खां किससे विवाह किया? पहला लाड़ मालिका से, दूसरा गाजीपुर में नसीर खां नुहानी की विधवा से शादी कर लिया। तीसरी शादी की करता है मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ की विधवा से। नाम देखो कैसा है, मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ तो मियाँ मोहम्मद काला पहाड़ की विधवा से शादी करता है और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्या प्राप्त करता है? धन प्राप्त करता है। शादी करने का उद्देश्य इसका शादी करना थोड़ी था, शादी करने का इसका उद्देश्य था धन प्राप्त करना। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका उद्देश्य होता है शादी करने का सिर्फ धन प्राप्त करना, है ना दूसरी चीज़ क्या है? मोहम्मद शाह की विधवा। चौथी चीज़ क्या करता है? मोहम्मद शाह की विधवा। यहीं से इसकी तकदीर देखो खुलती है। मोहम्मद शाह उस समय बिहार के चुनार पर शासक हुआ करता था और बिहार पर चुनार के शासक जब वो मर जाता है मोहम्मद शाह, तो उसकी विधवा होती जिसका नाम था दूदू बेगम। तो दूदू बेगम को सेट कर लेता है और दूदू बेगम से भी क्या कर लेता है? निकाह कर लेता है। दूदू बेगम से जब निकाह करता है तब तो यह चुनार का राजा बन जाता है, बिहार का सम्राट बन जाता है। तो देखो, एक फरीद खां जो पैदा हुआ अपने बाहुबल और दम के मतलब से, अपने शौर्य के प्रदर्शन से शेर खां नाम प्राप्त करके राजमहलों में पहले जगह बनाता है और जगह बनाने के बाद इतनी विधवाओं से शादी करने के बाद अंत में क्या बन जाता है? चुनार किले का बेताज बादशाह बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से भी, आप लोग भी अपना टैलेंट हर जगह दिखाते रहिए, जहाँ भी आपको मौका मिले टैलेंट दिखाते रहिए। क्या पता कब कौन सा शेर आपके पिंजड़े में फंसे और आप उसकी हत्या करें और बहार खां लोहानी आपको क्या नियुक्त कर दे। तो से बहार खां लोहानी शेर खां पहले नाम रख करके नियुक्त करता है, फिर शेर खां। तुम भी शादी ऐसे ही करोगे क्या? करना क्या बन गया? चुनार का बादशाह बन गया। तो चुनार का बादशाह बनने के बाद ये वही समय था जब हुमायूं क्या कर रहा था? लगातार अपने अभियान कर रहा था। और अभियान करते करते एक बार होता क्या है कि हुमायूं इस बंगाल के क्षेत्र से वापस लौट रहा होता है। और बंगाल के क्षेत्र से वापस लौटते समय 1539 में चौसा नामक जगह पर शेर खां घेर करके हुमायूं को भागने पर मजबूर कर देता है और चौसा का युद्ध हरा देता है। तो चौसा का युद्ध जब हुमायूं को हरा देता है शेरशाह, तो शेरशाह जब चौसा का युद्ध हुमायूं को हरा देता है तब अपना नाम ये क्या रख लेता है? शेरशाह रख लेता है। पहले इसका नाम शेर खां था, पहले फरीद था, फिर शेर खां बहार खां लोहानी रखा था। और जब चौसा का युद्ध हरा देता है किसको?
चौसा का युद्ध हरा देता है हुमायूं को, तब यह अपना नाम क्या रखता है, शेर शाह। तो आपसे पूछे कि फरीद खां इसके बचपन का नाम शेर खां नाम कब पड़ा, तो बताएंगे 1522 में। और शेर शाह सुल्तान आदिल या शेर शाह सूरी कब नाम पड़ा, तो आप कहेंगे 1539 में, जब यह चौसा का युद्ध क्या होता है, हुमायूं से जीत जाता है। चौसा का युद्ध अगर पूरा देखना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने जो हुमायूं की वीडियो अपलोड की है, हुमायूं के युद्ध में मैं चौसा का पूरा वर्णन किया हूँ, तो किस तरह से शेरशाह आक्रमण करता है, हुमायूं नदी में कूद जाता है और नदी में किसी तरह से नाविक की सहायता से जान बचाकर हुमायूं भागता है। तो आप हुमायूं वाले वीडियो में देख लेना उसको। तो 1539 में चौसा का युद्ध हरा करके अपना नाम शेर खां क्या कर लेता है, शेरशाह कर लेता है। और शेरशाह करने के बाद 1540 में बिलग्राम, जो कि यूपी के कन्नौज का इलाका है, उस कन्नौज के इलाके का युद्ध होता है। और उसी युद्ध में हुमायूं को इतना बुरी तरह परास्त करता है शेर खां, शेरशाह, कि हुमायूं को देश छोड़ करके भागना पड़ जाता है। और हुमायूं जब देश छोड़ करके भाग जाता है तो यह दिल्ली में मुगल वंश को हटा करके स्थापित करता है सूरवंश को, जो सूरवंश दिल्ली में लगातार 1540 से 1555 तक शासन करता है, जिसमें शेर खां मात्र 5 वर्ष ही शासन करता है। इसके बाद इसके 1-2 उत्तराधिकारी आते हैं और किस तरह से शासन होता है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो अगला वीडियो जब आएगा तो मैं आपको उसमें शेर खां के शासक बनने के बाद, इस फरीद के शासक बनने के बाद, इस शेर शाह सुल्तान आदिल के शासक बनने के बाद उसने कौन कौन सी चुनौतियाँ झेली और कितना कैसा कैसा काम किया, उन कामों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि शेर खां दिल्ली की गद्दी पर बैठने के बाद काम बहुत सारे किए थे, जैसे रुपया चलाना, चांदी का रुपया चलाना, ग्रांड ट्रक रोड बनवाना, और बहुत सारे इसके प्रशासन में भी ऐसे आप काम देखेंगे। तो इतने सारे काम हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो मैं अगले वीडियो में आऊँगा तो इसके युद्धों के बारे में और इसके प्रशासन की तकनीक के बारे में सारे पर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।